आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि एफआईआईज डीआईआईज ने कल क्या कुछ किया। संस्थागत निवेशकों का भारतीय बाजार पर कैसा रुझान रहा, आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए, लगातार दूसरा दिन है जब एफआईआईज डीआईआईज की खरीदारी के आंकड़े सब पॉजिटिव में नजर आ रहा है। एफआईआईज ने कैश मार्केट में 1357 करोड़ की खरीदारी की है। कैश मार्केट में ही डीआईआईज की तरफ से 1216 करोड़ की खरीदारी आती हुई दिखी है। वायदा बाजार को देख लीजिए, इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआईज ने करीब 1083 करोड़ की खरीदारी की है और इंडेक्स ऑप्शंस में 1300 करोड़ की खरीदारी एफआईआईज की तरफ से आती हुई दिखी है। पॉजिटिव सेंटिमेंट है ये, क्योंकि कल के सेशन में भी हमने देखा था छोटी सी खरीदारी एफआईआईज ने दिखाई थी और वहां से आप देखिए करीब 35 करोड़ की खरीदारी कल थी। आज 1357 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े काफी पॉजिटिव यहां पर है। हम आपको लगातार बता भी रहे थे कि एफआईआईज की सेलिंग इंटेंसिटी जो है वो कम हो रही है और जैसे जैसे पॉजिटिविटी जब भी आती है हमने आपके सामने उस डेटा को जरूर रखा है। आगे बढ़ते हमारे साथ ओपुलेंट एडवाइजर्स के ब्रजेश सिंह जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं कि बाजार पर आज उनका नजरिया क्या है। ब्रजेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। मंथली एक्सपायरी का दिन आज के लिए सेशन आपको कैसा नजर आ रहा है? गुड मॉर्निंग मानसी जी। तो ओवरऑल अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड मार्केट का इंटेक्ट पॉजिटिव साइड में ही है। नो डाउट आज के सत्र में अगर हम देखें तो एक मंथली एक्सपायरी है और सालाना वित्त वर्ष के अनुसार अगर देखें तो आज इट इज अ लास्ट एक्सपायरी। सो ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन मैं कोई ज्यादा बड़ा उछाल नहीं देख रहा हूँ निफ्टी में। अगर आप ओके, ब्रजेश जी से हमारा संपर्क टूटा जरूर है, लेकिन उनके ओपनिंग कमेंट्स आपने सुने। ट्रेंड जो है भारतीय बाजार के लिए पॉजिटिव है। वित्त वर्ष की आखिरी एक्सपायरी है, देखिए यहाँ पर 31 मार्च के दिन एक्सपायरी होती हुई दिख रही है। सबसे लंबी एक बार कह सकते हैं महीने की एक्सपायरी, क्योंकि इस महीने में यहाँ पर 31 तारीख को यानी कि महीने के आखिरी दिन एक्सपायरी कटती हुई आज हम देखने वाले हैं। क्लियरली 5 सेशंस वीकली एक्सपायरी के इस महीने में हमने देखे हैं और एक्सपर्ट्स की अगर माने तो ये इस तरह की जब एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी जब महीने के आखिरी दिन कटती हुई जब हम देखते हैं, गुरुवार जो कि महीने का आखिरी दिन होता है, वो एक्सपायरी पॉजिटिव भी साबित होती है। तो चलिए, ये सेंटिमेंट तो है ही, शुरुआती सेंटिमेंट या फिर कल की जो तेजी है भारतीय बाजार की उसको लेकर चले तो पॉजिटिविटी जरूर देख पाएंगे आप। ऑफ कोर्स विदेशी बाजार में कोई कंसर्न्स अगर ना दिखें तो फिर आज के लिए हमारा दिन काफी दमदार है, क्योंकि एफआईआईज डीआईआईज का एक्शन भी पॉजिटिव यहाँ पर नजर आ रहा है। बहरहाल एक बार कल के सेशन को अगर याद करेंगे, कल देखिए शानदार तेजी के बीच हमने निफ्टी में ट्रेड्स देखे, 172 अंकों की तेजी, अच्छी खासी बढ़त के बीच कामकाज देखने को मिला। सेंसेक्स तो 750 अंकों की तेजी के साथ आउट परफॉर्मेंस ही करता गया और बैंक निफ्टी की अगर बात करें वहां पर भी करीब 500 अंकों की तेजी के साथ बढ़िया बढ़त नजर आई। मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस ने भी बिल्कुल अच्छी तेजी पर ही कामकाज किया। इस बीच कई सारे काउंटर्स, कई सारे सेक्टर्स भी ऐसे रहे जिन्होंने सरप्राइजिंग मूव्स दिखाए। यहाँ पर आखिरी घंटों में हमने देखा कि कई सारे सेक्टर्स थे जो कि अच्छी तेजी दिखा रहे थे। सिर्फ मेटल और फार्मा कुछ हद तक तेजी कल के सत्र में दिखा नहीं पाए थे। लेकिन चलिए, ब्रजेश जी से उनसे जब बातचीत की, उनकी जो स्ट्रैटेजी थी, उनके जो स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस थे, वो भी एक बार आपके टीवी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और उनका नजरिया जो है वो सुना देते हैं आपको। ट्रेंड जो है पॉजिटिव जरूर है, लेकिन एक फ्लैट ओपनिंग देखी जा सकती है, ये उनका मानना है। यहाँ पर अगर आप लेवल्स की बात करें, 17,580 को आप पहला रेजिस्टेंस आप मानकर चल सकते हैं, 17,670 को आप दूसरा रेजिस्टेंस मानकर चल सकते हैं। ब्रजेश हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। ब्रजेश, आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो मानसी जी, जैसे मैंने कहा था कि ओवरऑल ट्रेंड मजबूत है। देखिए, आप जैसे आप ग्लोबल संकेत की अगर हम बात करें तो गोल्ड लगभग डॉलर 1930 के आसपास में ट्रेड हो रहा है, नेगेटिव नहीं है। अगर हम क्रूड की बात करें तो $105 $107 के आसपास में ट्रेड हो रहा है, वो भी नेगेटिव नहीं। और इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स जो 99.9 का हाई मार के आज वो 97.8 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव है। मेरा ऐसा मत है कि एक्सपायर के बाद में आप एक बड़ा उछाल देख सकते हैं निफ्टी में, और मेरे ऊपर के जो टारगेट हैं वो 17,770 और अगर उसके ऊपर चला तो फिर 17,956 के आसपास के टारगेट निकलते हैं। हाँ, एक वॉलिडेशन के जरूर मैं कहूंगा कि एग्रेसिव ना रहें। अगर इन केस निफ्टी 17,000 के नीचे ट्रेड करता है तो जो ऊपर के टारगेट हैं वो वॉलेट हो जाते हैं। रही बात अभी शॉर्ट टर्म के लिहाज से 2 स्टॉक्स हैं, दोनों ही बाई साइड में रहेंगे। मैस्टेक
बाई साइड में रहेगा। कल हमने उसमें एक अच्छी एक्टिविटी देखी, बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ है, उसमें वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है, 3235 के आसपास में ब्रेक हुआ है। मौजूदा समय पे बाई कर सकते हैं 3130 का स्टॉप लॉस लेके 3475 के लिए 2 से 4 दिन का लिहाज से ये टाइम फ्रेम के लिए बाई कॉल है। दूसरा जो बाई कॉल है वो बैंक ऑफ बड़ौदा है। कल के सत्र में हमने देखा कि इसमें भी एक वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है और इंट्राडे हाई पे बंद हुआ था, लगभग 114 के आसपास में बंद हुआ। तो मौजूदा समय पे बाई करने की सलाह रहेगी। 109 का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे और जो टारगेट रहेंगे वो 122 के रहेंगे। टाइम फ्रेम वही 2 से 4 दिन का रहेगा। बहुत शुक्रिया आपके रिकमेंडेशंस और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स भी हमें बताने के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर 2 कॉल्स ब्रजेश की तरफ से आते हुए दिखे हैं और हमारे पास कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स भी हैं जहां पर इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से आप खरीदारी के मौके ढूंढ कर चल सकते हैं। 4 कॉल्स हैं, एक रेलिगेयर ऑफलाइन की तरफ से SRF और ब्रिटानिया, दोनों पर खरीदारी की राय आती हुई दिखी है। टारगेट स्टॉप लॉसेस आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। SRF 2820 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 2640 का स्टॉप लॉस लगाते हुए खरीदारी कीजिएगा और ब्रिटानिया में 3210 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 3100 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी के मौके यहाँ पर भी ढूंढे जा सकते हैं। इस बीच एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से राजेश पालविया जी की कॉल्स अगर देखें, यहाँ पर आप DLF और HDFC लाइव दोनों पर उनका बुलिश नजरिया ध्यान में रख सकते हैं। DLF में खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं, 410 तक के टारगेट्स देखे जाएंगे, 372 का स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही HDFC लाइव लगातार हम HDFC ट्विंस में कल के सेशन में अच्छी बढ़त देख रहे थे, आज भी तेजी जो है बिल्कुल कायम दिख सकती है। 570 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 530 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। HDFC लाइफ में भी एक बार बाय कॉल इनिशिएट करने के बारे में सोचा जा सकता है। तो चलिए, ये तो हुई ट्रेडिंग कॉल्स की बात, लेकिन लगातार जो अहम खबरें आती है उससे डिटेल रिसर्च हम आप तक पहुंचाते हैं। सिटी बैंक के कंज्यूमर कारोबार को 12,325 करोड़ रुपए में एक्सिस बैंक खरीदेगा। जी हां, डिटेल्स इसकी क्या है, सब कुछ समझ लेते हैं शरद से। शरद, बताएं। जी बिल्कुल, तो ये सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट डील्स है हो रही है बैंकिंग स्पेस में और देख सकते हैं कि जो डील कंप्लीशन है 2023 के पहले 6 महीने में हो सकती है। अभी क्रेडिट मार्केट शेयर की जो ग्रोथ है वो भी बढ़ने वाली है, लगभग 12 से लेकर 16% तक बढ़ जाएगी और ये जो डील है इसके बाद जो होगी ये चौथी बैंक होने वाली है जिसका जो 1 करोड़ से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड के जो आंकड़े हैं वो आने वाले। लेकिन याद रखिए डील आपके जो है रिटेल बिजनेस के लिए है और इंस्टीट्यूशनल बिजनेस इस डील में जो है नहीं इंक्लूडेड है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात रहेगा। लेकिन ये तो बात हुई उस डील के बारे में, लेकिन ये कंबाइंड एंटिटी कैसे दिखने वाला है, तो सबसे पहले डिपॉजिट्स का आंकड़ा लेंगे, उस पर फोकस रहेगा। और यहाँ पे अगर डिपॉजिट्स देखें तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 8 लाख करोड़ पार जो है ओवरऑल डिपॉजिट्स है। अगर एक्सिस और सिटी दोनों की डिपॉजिट्स लेके हम ऐड करें तो देख सकते हैं। इसके अलावा कार्ड्स के बारे में बात करेंगे, जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं यहाँ पे देखेंगे तो 1 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। एक्सिस बैंक का 81 लाख है और सिटी इंडिया का 25 लाख है और थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर बन जाएगा। उसके बाद जो है वेल्थ AUM के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे भी जो है ओवरऑल वेल्थ प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस में थर्ड स्पेस पे आ जाएगा इस डील के बाद। तो लगभग आप देख सकते 3,77,600 करोड़ का रहेगा। लेकिन कुछ पॉजिटिव्स भी हैं एक्सिस बैंक के लिए। सबसे पहला है कि रिटेल फ्रेंचाइजी में जो है अच्छी जो है शक्ति दिखने मिलेगी। कासा रेशियो में भी एक इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगा, 2 से 7% तक का बढ़ोतरी होगा। क्रॉस सेलिंग के भी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं और इसके अलावा जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, जो कामकाजी एक्सपेंसेस हैं, वो भी गिरने वाले हैं। लगभग 30 से 40% गिरेंगे अगले 2 साल में और ये जो कॉस्ट सेविंग होगा लगभग 2300 करोड़ का होने वाला है। तो ये तो डील की बात हुई और उसकी इम्प्लीकेशंस हुई, लेकिन ब्रोकरेजेस क्या कहते हैं उस पर भी फोकस कर लेते हैं एक्सिस के लिए। तो सबसे पहले जो है CLSA की राय है कि वो बाई रखे, मेंटेन रखे। लक्ष्य 1080 रुपये का, JP मॉर्गन का मेंटेन न्यूट्रल है, लक्ष्य 770 रुपये का और मैक्वारी का भी न्यूट्रल स्टांस है, 790 रुपये का लक्ष्य है। बिल्कुल शरद, इस डील से जुड़ी सारी डिटेल्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन साथ ही ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर हर रोज की तरह वो भी अब आप बता दीजिए। जी बिल्कुल, तो सबसे पहले जो है अब जो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे जो है IIFL वेल्थ जो है फोकस में रहेगा। यहाँ पे डील होने वाली है। बेन कैपिटल लगभग 24.98% स्टेक खरीदने वाले हैं और इसका जो वैल्यूएशन है लगभग 3,680 करोड़ का है और इसमें 1,661 रुपीज़ पर शेयर पे जो एक्विजिशन होने वाली है। और याद रखिए जो स्टेक बेचने वाली है वो आपके होली ओन्ड सब्सिडरीज फेयरफैक्स इंडिया की है। अब याद रखिए ओपन ऑफर ट्रिगर होगा नहीं और कंपनी को अभी पैसा मिला नहीं है, अभी अप्रूवल्स अभी भी बाकी हैं। मैक्स हेल्थ केयर भी फोकस में रहने वाला है और यहाँ पे हम बताएंगे कि कायक इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 10% इक्विटी जो है आज एक ब्लॉक डील में बेच सकती है। प्राइस बैंड है 340 से लेके
₹361 प्रति शेयर का, और जो प्राइस है 6% डिस्काउंट पे चल रही है ब्लॉक डील पे, और आज डील वो हो सकती है। डील्स के अलावा टेलीकॉम स्टॉक्स भी फोकस में रहने वाले हैं। जो आपके जनवरी के आंकड़े आए जहाँ पे एयरटेल ने जो है लगभग 5.5 लाख सब्सक्राइबर्स को ऐड किए हैं, पर वहीं जियो पे और वोडाफोन आइडिया पे जो है आप कह सकते हैं सब्सक्राइबर्स लॉस किए गए हैं आपके टेलीकॉम स्टॉक्स के लिए। तो जियो में लगभग 93 लाख जो है सब्सक्राइबर्स में वहाँ पे जो है डी ग्रोथ देखने मिला, और वोडाफोन आइडिया में लगभग 11 लाख शेयर जो ग्राहक हैं वो हटे हैं। हिंडाल्को की इन्वेस्टर डे अपडेट आई है। 2 अहम खबर है यहाँ पे कि डोमेस्टिक जो कैपेक्स है हिंडाल्को का, वहाँ पे ग्रोथ देखने मिला है। वहाँ पे कंपनी $1.1 बिलियन से $2.4 बिलियन $240 करोड़ तक बढ़ा दी है, और नोवेलिस में भी जो है बढ़ोतरी देखने मिली है कैपेक्स की। इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टीज़ फोकस में रहेगा। 9 एकड़ प्रोजेक्ट जो ज़मीन है पुणे में वो एक खरीदे हैं, और लगभग 1400 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल आएगा इस मूवमेंट के साथ। तेजस नेटवर्क्स भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे वो ऑलमोस्ट 64% स्टेक जो 5G सोल्यूशन सांख्या लैब्स में एक्वायर किए हैं लगभग 284 करोड़ के लिए। सुंदरम फास्टनर्स जो है यहाँ पे सेलेक्ट हो गई है इंडिया की ऑटो PLI स्कीम पे, और लगभग 350 करोड़ का जो कंपोनेंट्स वो बनाएगी, जब उनका ओवरऑल 2000 करोड़ का कैपेक्स प्लान है उसके ऊपर। RBL बैंक में लेकिन इंपॉर्टेंट बल्ड डील्स भी हुई हैं। यहाँ पे आप कह सकते हैं इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रैटेजाइजेशन एक खरीदारी की है 40 लाख शेयर्स के लिए, और जो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड है यहाँ पे लगभग 51 लाख शेयर्स का बिकवाली हुआ है। और इन्फो एज भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे जो है उन्होंने लगभग 137 करोड़ इन्वेस्ट की हैं आपके 4B नेटवर्क्स में, जो आपके जो रियल एस्टेट सर्विसेज डिजिटल सॉल्यूशंस देती है उस पर। और इसके अलावा स्टाइलम इंडस्ट्री स्मॉल कैप है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एबेकस ग्रोथ फंड जो सुनील सिंघानिया लेड PMS है, उन्होंने जो है लगभग 3 लाख शेयर्स एक्वायर किए। तो ये स्टॉक ऑलरेडी लास्ट सेशन में 15% अप था, तो स्मॉल कैप से इसे भी ज़रूर ट्रैक करिएगा। और आखिर में ONGC के बारे में कहूँगा। यहाँ पे जो है आज से जो है रिटेल निवेशकों के लिए OFS खुल गया है। कल के अगर देखा जाए तो नॉन रिटेल में ऑलमोस्ट 3.57 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। ओके शरद, बहुत शुक्रिया आपका। ढेर सारी खबरें थी और ट्रिगर्स भी जो कि आपने हमारे सामने रखे, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर आज के लिए जो है वेरांडा लर्निंग का IPO। ऑफ कोर्स वेरांडा लर्निंग के IPO में आप पैसे लगाने का या कह सकते हैं एक बार निवेश के बारे में सोचने का आज आखिरी मौका है। दूसरे दिन यानी कल के दिन की अगर बात करें 1.31 टाइम्स ये इशू भरता हुआ दिखा है। इशू की प्राइस बैंड जो है 130 से 137 रुपये प्रति शेयर की यहाँ पर तय की गई है। आपको बता दें वेरांडा जो कंपनी है ये बेसिकली कोचिंग सर्विसेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम्स के लिए, बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए, इस तरह की सरकारी एग्जाम्स के लिए प्रोवाइड करती हैं। कंपनी के पास ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और कंपनी के प्रमोटर्स की स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। इस ट्रिगर पर ज़रूर नज़र रहेगी हमारी। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी मार्केट्स में आज कहां पर मौके बनते हुए दिख रहे हैं ये बताने के लिए हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज़ के रविंद्र राव जुड़ गए हैं। रविंद्र, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। शुरुआत में एनर्जी पैक के साथ ही करना चाहूँगी क्योंकि कच्चे तेल की चाल जहाँ पर तेज़ी हम देख रहे थे वो थम गई है। नेचुरल गैस में भी कमज़ोरी दिख रही है। क्या लगता है करंट लेवल्स को देखते हुए जहाँ ब्रेंट 109 के आसपास 4% की कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा है, 1-1.25% की कमजोरी नेचुरल गैस में दिखी है, राय क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। मानसी, मेरे हिसाब से जो एनर्जी पैक है उसमें अगर क्रूड की बात करें तो क्रूड एक रेंज बाउंड ट्रेड में फंसा हुआ है क्योंकि कोई मेजर ट्रिगर्स नहीं है। रशिया यूक्रेन को लेके भी कोई रेजोल्यूशन अभी तक फुल प्रूफ रेजोल्यूशन नहीं आया है। हालांकि मिड ऑफ द वीक में हमने क्रूड में एक फॉल भी देखा था। ये एक्सपेक्टेशन है कि शायद रशिया यूक्रेन में कोई रेजोल्यूशन निकल के आएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो फिर से हमने एक अपमूव देखा था। बट अभी मेरे हिसाब से इट इज तक इन अ रेंज। WTI की बात करें तो अराउंड $98-97 ऑन द लोअर साइड एंड $107-108 ऑन द हायर साइड। ये रेंज बन चुका है इसमें, और हमें लगता है कि जब तक कि कोई मेजर ट्रिगर नहीं आता क्रूड में एक रेंज बाउंड मूव ही रहेगा। हालांकि ओपेक मीटिंग है इस वीक में, लेकिन उसमें से भी कोई ज्यादा निकल के आने को नहीं लग रहा है, तो मेरे हिसाब से इट विल ट्रेड इन अ रेंज बाउंड मूव। अगर MCX की बात करें तो 8,250-300 का एक अपर बाउंड होगा और लोअर बाउंड अराउंड 7,800 का होगा। और नेचुरल गैस की अगर बात करें तो नेचुरल गैस एक ऐसा कमोडिटी है अभी करंट सिचुएशन में जो कि काफी ट्रेंडिंग है, और बाकी सारे अगर आप कमोडिटीज देखें जैसे कि बेस मेटल्स हो या बुलियंस हो या एनर्जी हो, एवरीथिंग इज इन अ रेंज। बट नेचुरल गैस में एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया था पिछले वीक में, और एक ट्रेंडिंग
मोड में चल रहा है और हमें लग रहा है कि शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से भी नेचुरल गैस बहुत बेटर होगा इन अनसर्टेन सिचुएशन में। और हमें लग रहा है कि नेचुरल गैस के जो इनिशियल टारगेट है वो अराउंड 430-432 के होंगे ऑन MCX। और अगर इंटरनेशनल देखें तो इंटरनेशनल में इवन $6 तक ये टेस्ट कर सकता है। तो पोजिशनली और इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आई थिंक अगर आप क्रूड और नेचुरल गैस दोनों को देखें तो नेचुरल गैस इज अ परफेक्ट कैंडिडेट। और हमें लगता है कि उसमें आज के सेशन में भी अगर कोई डिप आता है तो खरीदारी करके चलनी चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 130। नेचुरल गैस में किसी भी डिप पर खरीदारी के मौके यहाँ पर 232 के टारगेट्स को यहाँ पर ध्यान में रखें। रविंद्र, इसी के साथ बुलियन मार्केट में हम देख रहे हैं जो डॉलर में वीकर सेंटिमेंट नजर आ रहा है उसका एक इम्पैक्ट है। सोने चांदी की चाल को आप कैसे देख रहे हैं? गोल्ड में भी जैसे मैंने बताया कि एक रेंज बाउंड मूव है, बट डॉलर इंडेक्स में एक अच्छा करेक्टिव मूव आया है सिंस इट टेस्टेड क्लोज टू 100 और अभी ये 97.50 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इवन अगर 10 ईयर यील्ड्स भी देखे यूएस के तो उसमें भी हमने करेक्टिव मूव देखा है जो कि गोल्ड के लिए थोड़ा सा सपोर्टिव है। बट अगर प्राइस एक्शन देखें तो गोल्ड में हमारे हिसाब से 1940-1950 के ऊपर एक ब्रेकआउट ट्रेड आएगा और उसके ऊपर पॉसिबिलिटी है कि 1970 तक जा सकता है। तो अंडरटोन अभी भी बुलिश है गोल्ड में। जब तक कि ये $1900 के ऊपर होल्ड है हमें लगता है कि फिर से एक बार पॉजिटिवनेस आ सकता है। तो दो टाइप की ट्रेड ले सकते हैं, या तो 1940 के ऊपर टिकता है इंटरनेशनल में तो बाई कीजिए 1965-70 के टारगेट के लिए, या फिर डिप में अगर 1910-1915 तक आता है तो बाय कर सकते हैं। अगर उसी को हम MCX में देखें तो MCX में एक ब्रॉड रेंज बना हुआ है 50,500 से लेके 51,400-500 का। और हमें लगता है या तो डिप में बाई कीजिए टुवर्ड्स 50,700 फॉर अ टारगेट ऑफ 51,300, या फिर 51,300 से 500 के बीच में एक ब्रेकआउट जोन है। अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो फिर से हम 52,000 का लेवल देख सकते हैं। ओके, तो क्लियरली ये राय और इनफैक्ट बेस मेटल्स पर भी कॉपर पर पर्टिकुलरली रविंद्र की खरीदारी की राय है। 830 के टारगेट, 812 का स्टॉप लॉस। नेचुरल गैस की स्ट्रैटेजी एक बार फिर से आपके टीवी स्क्रीन पर आ जाएगी और ये स्ट्रैटेजी एक बार नोट डाउन कीजिए। 432 के टारगेट्स को ध्यान में रखिएगा, 414 है, 414 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको लगाना होगा। तो क्लियरली नेचुरल गैस, गोल्ड और कॉपर में खरीदारी के मौके कमोडिटी मार्केट्स में ढूंढे जा सकते हैं। रविंद्र, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे के सारे लेवल्स और आपकी रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए।